एलिप्स, हाइपरबोला, ये कोनिक सेक्शन का पार्ट होते हैं। इनसे रिलेटेड भी ये पार्ट है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था तभी बात हुई थी हमारी कि इसको हम 100% अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उस चैप्टर को पढ़े बिना हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उस चैप्टर के हैं हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें उसी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसमें करेंगे। लेकिन कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं वो हम यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हमारा पार्ट वही है, सिंपल ज्योमेट्री विद कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सिंपल ज्योमेट्री के क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे तो फिर हम वहाँ पर बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सभी लोग कर सकते हैं। एक बात का अच्छा हमें और ध्यान रखना, एक पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या हमने डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं पढ़ा, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जरूर हम जानते हैं, टू पॉइंट के मिड की डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हमको गिवन होंगे, एक ए गिवन होगा x1 y1 और एक बी गिवन होगा x2 y2। ये यहाँ पर गिवन है और ये यहाँ पर गिवन है। ए है x1 y1 और बी है x2 y2। इनके मिड की डिस्टेंस फाइंड आउट हमें करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला सब जानते हैं, इसको डिराइव भी तुम लोगों ने किया होगा 10th क्लास में। इसके मिड के डिस्टेंस को d बोल सकते हैं या ए बी बोल दें। तो ए बी इक्वल टू डी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और यह कई बार लोग ऐसे भी कर देते हैं, 2 से 1 को माइनस कर देते हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जैसे अगर हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स है, तो अगर तुम्हें पता हो कि ये पॉइंट्स ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, z1 इक्वल टू x1 प्लस आई y1 हो और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2 हो, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मिड की डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट z1 बी x1 प्लस आई y1 और z2 जो है वो x2 प्लस आई y2 है। तो इसको अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे रखेंगे पहले वाले को, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, इसको ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y1। और अगर ये ए पे जो z1 होगा और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 y2। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला वही बनने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए है ये z1 और b है ये z2, और इनके मिड के डिस्टेंस को d या ए बी बोल देते हैं। a के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b के x2 y2 है। तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला तो ये होता है। अभी हम इससे भी यही फार्मूला डिराइव करके लाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको ए बी नाम दे देते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 या फिर मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1, ये बोल देते हैं। अब देखो इसको हम, ये जो फॉर्मूला है और ये जो ऊपर लिखा है ये दोनों सेम है। कैसे सेम है, अभी हम इसको डिराइव करते हैं किस तरीके से सेम आएगा। जरा z1 और z2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस आई y1 माइनस x2 माइनस आई y2, ऐसे ही आने वाला है ना। तो रियल पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आई के साथ क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। और ये जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया x प्लस आई y। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस के फॉर्म में है x प्लस आई y, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो वही फॉर्मूला बन गया कि नहीं, डिस्टेंस फार्मूला। तो जब भी हमसे कहा जाएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मिड के डिस्टेंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, या तो उसको z1 माइनस z2 का मॉडुलस बोल सकते हैं या तो z2 माइनस z1 का मॉडुलस बोल सकते हैं।
मेरा बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि Z1 माइनस Z2 बोलो या Z2 माइनस Z1 बोलो, दोनों सेम होंगे, वो दोनों अलग होंगे, लेकिन उनका मॉडुलस सेम होगा। ठीक है ना, बात ध्यान रखेंगे कि Z1 और Z2, Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 तो अलग अलग पॉइंट होंगे, लेकिन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 या मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1 ये दोनों सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मिड के डिस्टेंस, अगर हमें ये नहीं भी फॉर्मूला पता है तो भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ द वर्टिसेस ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल आर, ए जो है वो है 1 प्लस 2i, बी की वैल्यू गिवन है -3 प्लस आई, सी इक्वल टू गिवन है -2 माइनस 3i, और डी की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 2i। अब देन इसको बताना है चेक करके, देन इट इज, ऑप्शन ए गिवन है पैरेललोग्राम, बी ऑप्शन में भी गिवन है रोम्बस, सी ऑप्शन गिवन है स्क्वायर, और डी ऑप्शन है नन। अब हमें ये चेक करके बताना है कि ये कौन सा, तो ये बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन बन गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10th क्लास का क्वेश्चन बना कि नहीं बना। सबको पता है कि पैरेललोग्राम अगर हमें प्रूव करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल इक्वल नहीं होने चाहिए। रोम्बस में भी हमको पता है कि 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीसरा स्क्वायर जो है उसमें क्या है, जो डायगोनल है वो भी इक्वल होने चाहिए और साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये 10th क्लास का एक इजी सा क्वेश्चन बन गया है। सॉल्व करें आप और आंसर बताएं इसका क्या होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए के कोऑर्डिनेट 1 2, बी के -3 1 हो जाएंगे, सी के -2 -3 और डी के 2 -2। ये बन गए ABCD के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर तुम्हें चेक करके बताना है कि ये क्या बनने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले चारों साइड की लेंथ निकालेंगे। तो ज़रा निकालो सबकी लेंथ, AB फाइंड आउट करो, फिर BC फाइंड आउट करो, फिर CD फाइंड आउट करो, फिर DA फाइंड आउट करो। ये तो चारों साइड्स फाइंड आउट हो गए। फिर डायगोनल भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो AC भी फाइंड आउट करो और BD भी फाइंड आउट करो। ये सारी वैल्यूज़ आप सॉल्व करके मुझे बताएं और फिर उसके बाद चेक करके भी बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। AB 17 है कि √17 है बेटा? √17 में सर। √17। जिनको अभी भी आइडिया नहीं हो रहा उनको मैं बता देता हूँ। वैसे तो इजी है, सबको पता होगा, फॉर्मूला लगाना सभी को आता होगा। x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा है। ओके, चारों वैल्यूज √17 आ गई। अनुष्का गुड। ऑप्शन सी स्क्वायर करेक्ट है। 1 + 3 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर
तो 16 और प्लस 1 √17। तो ये √17, ये भी √17, ये भी √17 और ये भी √17 आ गया। और AC की लेंथ कितनी आ रही है? AC की लेंथ क्या आ रही है बच्चों? डायगोनल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, डायगोनल AC। √34। √34, 1 + 2 होल स्क्वायर और 2 + 3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 + 1 3 9 और ये 25 और ये हो गया 34। तो ये भी 34 और ये भी 34। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ये हो गया AB = BC = CD = DA एंड AC = BD। तो ये चारों, देन ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत इजी सा क्वेश्चन ये हमारा बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का ही है। इफ ABC are respectively the complex number (3 + 4i, 5 - 2i and -1 + 16i, then ABC are ए ऑप्शन में गिवन है कोलिनियर। सबको पता है, 10th क्लास में सबने कोलिनियर के बारे में पढ़ा हुआ है। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। और डी है वर्टिसेस ऑफ, चलो नन कर लेते हैं उसकी, वैसे वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल बोला उसने। इसको भी मुझे खास बताने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि कोलिनियर में हम क्या करते हैं। कोलिनियर प्रूफ करने के कई मेथड होते हैं। 10th क्लास में हमने शायद 2 मेथड तो ज़रूर पढ़े होंगे। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। तो सर कोलिनियर क्या आ रहा है? कोलिनियर कोलिनियर, ओके करेक्ट है, कोलिनियर ही आने वाला है, सही है। ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,4, बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -2 और सी के कोऑर्डिनेट -1, 16। कोलिनियर 10th क्लास में प्रूफ किया होगा तुमने। कोलिनियर प्रूफ करने का मेथड मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ज़रूरी नहीं कि ए बी बी सी सी ए ऐसे ही आए, कुछ भी हो सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता था? ए बी फाइंड आउट करते थे, बी सी फाइंड आउट करते थे और सी ए फाइंड आउट करते थे।
एक तो ये मेथड होता था, और किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल अगर आता है, जैसे ए बी प्लस बी सी सी ए के इक्वल आ जाए, या जरूरी नहीं कि यही आ जाए, कोई भी दो का सम थर्ड के इक्वल आ जाए, तो ये कोलिनियर हो जाते थे। और दूसरा एक मेथड इसका ये होता था, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा सबसे इजी मेथड, और यही हमको अप्लाई करना चाहिए, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ज़ीरो होता है। दूसरा जो इजी मेथड होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ज़ीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जब वैल्यू पुट करोगे सबकी, तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू ज़ीरो होती है, देन ए बी सी क्या होते हैं, कोलिनियर। तो इससे क्या होता है, एक ही लाइन में कैलकुलेशन हो जाएगा, सीधे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ज़ीरो आ जाएगा, काम ख़त्म। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कोलिनियर हो जाएगा। तो कैसे किया है तुमने, फर्स्ट और सेकंड या कुछ और? हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हेलो किससे किया हुआ सर, है? फर्स्ट ओके, फर्स्ट मेथड से किया है। चलो मैं कुछ कर रहा है आइसो अंदर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हो? हेलो। हाँ हाँ बोलो, सुनाई दे रहा, बोलो। सर फर्स्ट मेथड से किया। फर्स्ट मेथड से किया था, ठीक है। तो क्या कह रहे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है इसमें? नहीं मतलब वो भी चेक करना था ना बाकी ऑप्शन कि ये भी हो सकता है। नहीं नहीं, जब हमें कोलिनियर वर्टाइसिस की, राइट एंगल की, आइसोसेलेस की हमें और लेंथ तो करनी पड़ेगी ना इसलिए। जी हाँ बिल्कुल, लेंथ इनकी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये भी चेक करना पड़ेगा कि ट्रायंगल सब सारे पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता है। ट्रायंगल बनने की भी एक कंडीशन होती है कि दो जो लेंथ है उनका सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। दो साइड्स का सम, कोई भी दो छोटी साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था ना। और डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए, वो भी चेक करना पड़ेगा। लेकिन जब पहला ऑप्शन हमारे कोलिनियर प्रूफ हो गया, तो फिर बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब एक तीन पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उनसे ट्रायंगल बनने का तो चांस ही नहीं है। हाँ, अगर हमें चेक करना पड़ता तो हम बिल्कुल चेक करते हैं इसको, सबकी साइड्स की लेंथ निकालते और देखते सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से बड़ा है कि नहीं है। और उसके बाद दो साइड जो है वो अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस, अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो इसका मतलब राइट एंगल, और इक्विलेटरल होता तो तीनों साइड जो है वो सेम होती। लेकिन ट्रायंगल बनने की भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या है कि दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में सबको आइडिया है, एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ। स्ट्रेट लाइन वैसे सबको पता है, 10th में स्ट्रेट लाइन के बारे में भी सब पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई लाइन इस टाइप की बनेगी x प्लस 2i प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। या अगर आ जाता है x इक्वल टू 2, क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि नहीं है? या x इक्वल टू माइनस का 3 आ जाता है, क्या ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इक्वल टू 4 आ जाता है, हाँ ये भी स्ट्रेट लाइन की, ये सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। x इक्वल टू 2 का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस है और उसमें x की वैल्यू हमेशा 2 है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो उसमें भी कहा जाता है बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, और चेक करके बताओ कि इससे बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका भी एक। इफ ओमेगा इक्वल टू या डब्ल्यू इक्वल टू z माइनस 1/5i होल डिवाइडेड बाई z and modulus of omega equal to 1, then the complex number z lies on a line। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक करके बताना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये चेक करके बताना है। मॉडुलस ऑफ ओमेगा की वैल्यू 1 गिवन है और ओमेगा इक्वल टू गिवन है z माइनस, ये ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो हम इसको सिंपल w समझ सकते हैं, या ओमेगा वो ओमेगा नहीं है, सिंपल ओमेगा का नोटेशन है और कुछ नहीं है। और इससे हमें चेक करके बताना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या। तो देखो जब भी कभी इस टाइप का केसेस आएगा, ये हमारे लिए अभी नया है तो इसको बात समझ लेते हैं किस तरीके से करते हैं। तो जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई z का हमें लोकस पूछेगा, तो z का लोकस जब भी वो हमसे पूछेगा, ये z का लोकस पूछ रहा है ना, तो हम क्या पुट करते हैं, ये ध्यान रखें हर एक क्वेश्चन में z की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, x प्लस आई वाई, और इस इक्वेशन में अपनी जो ये इक्वेशन गिवन है यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू हो गई x प्लस आई वाई माइनस 1/5i होल डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई। एक तो ये हो गया, और उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर उसने बोला है कि मॉडुलस ऑफ ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, तो मॉडुलस जब ले लेंगे तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी सबको पता है क्या होती है, मॉडुलस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1, ये लिखा है ना मॉडुलस ऑफ ओमेगा, तो मैंने इसकी वैल्यू 1 डायरेक्ट पुट कर दिया, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, और मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पोर्शन इधर आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर तुम इसको स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड और सॉल्व करके बताओ कि इससे बनने वाली ये लाइन है कि नहीं है। स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, देखो क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1/25 माइनस 2ab, तो 2/5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो कट हो जाने वाला है, तो यहाँ से 1/25 इक्वल टू 2/5y, 5 से ये 5 कट हो जाएगा, 25 5 से कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 1/10। अब ये y इक्वल टू 1/10 क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सबको आइडिया है, 10th क्लास में इतनी ज्योमेट्री तो हमने पढ़ी थी कि अगर x का है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और y का है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है, तो ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1/10, ये ओरिजिन है। x की वैल्यू 1 होगी तब भी y की वैल्यू 1/10, x की वैल्यू 2 होगी तब भी y की वैल्यू 1/10, x की वैल्यू 3 होगी तब भी y की वैल्यू 1/10, -1 होगी तब भी y की वैल्यू, मतलब y तो फिक्स है, y की वैल्यू 1/10 ही आने वाली है, तो इसलिए ये एक ऐसी लाइन हो जाएगी। अगर हमसे पूछता कि ये लाइन कौन सी लाइन होगी तो हम लिख देते हैं ये लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें। फिर एक जेई से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें एक और पूछा गया था, उसको लिखते हैं।
ओके, लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। इफ द इमेजनरी पार्ट ऑफ टू जेड प्लस वन अपॉन आई जेड प्लस वन, 2z plus 1 upon ij plus 1 is minus 2, then the locus of the point representing z in the complex plane is, ए ऑप्शन में गिवन था x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, बी ऑप्शन में गिवन था x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, और डी में कह रहा है कि नन, इनमें से कोई नहीं आने वाला है। तो ज़रा इसको भी करते हैं। इसमें भी 10th क्लास की ज्योमेट्री से ही जो हमने पढ़ा है उसी से हमारा काम हो जाने वाला है, कुछ नया काम नहीं, 11th 12th की ज़रूरत पड़ेगी हमें। करो बच्चों, इसमें क्या करोगे। कह रहा है इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस इज -2, ये -2 लिखा हुआ है, जेड नहीं है, ध्यान रखेंगे 2 और जेड में थोड़ा गड़बड़ होती है मुझसे। ये -2 लिखा हुआ है। द इमेजनरी पार्ट ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन iz प्लस 1 इज -2, मतलब उसकी वैल्यू -2 है। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज व्हाट। तो बहुत इजी सा काम करना है। क्या करना पड़ेगा हमको, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको गिवन है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट कैसे निकलता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में होती है। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में अभी नहीं है, तो फिर इसको फॉर्म में बना देते हैं। कैसे फॉर्म में बनेगा, सबसे पहला काम z दिखते ही z की वैल्यू हमें क्या पुट कर देनी है, x प्लस आई वाई। एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अपॉन z2 के फॉर्म में दिख जाएगा। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब z1 अपॉन z2 के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है तो हम कैसे उसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में, हाँ बिल्कुल सही है, उसको रैशनलाइज कर देते हैं, उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद फिर उसका जो इमेजनरी पार्ट है उसको हमें उठा लेना है और उसको -2 के इक्वल कर देना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें, करें आप लोग, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, आप करें इसको, नहीं तो फिर मैं सॉल्व कर दूंगा अगर कोई डाउट आता है इसमें।
सबसे पहला काम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर देते हैं। कर रहे हो, अभी हो रहा है कुछ। ओके ओके, करो करो। चलिए सॉल्व कर देता हूँ मैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्यों इतना टाइम लग रहा है। 2 टाइम्स एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई, ये हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा है ना 2z प्लस 1, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें था ना 2z प्लस 1, ये 2z प्लस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1, उसी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 2 और z की वैल्यू ये प्लस 1 और i इंटू जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई और प्लस 1। अब इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। 2x प्लस 1 रियल आएगा और प्लस आई वाई इमेजनरी आएगा, और यहाँ पर रियल क्या आने वाला है, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1 माइनस वाई और प्लस आई एक्स, ये हमारा चेंज होके आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, तो 1 माइनस वाई, यहाँ तक तो सबका आ ही गया होगा, यहाँ तक करेक्ट है ना सभी का। 2x प्लस 1 प्लस 2 आई वाई, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और करना पड़ेगा ना, चेक करते जाओ। 2 का मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 आई वाई प्लस 1, तो 2x प्लस 1 अलग कर लिया और 2 आई वाई अलग हो गया, और 1 माइनस वाई अलग हो गया, 1 ये आया, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 माइनस वाई प्लस आई एक्स, तो 1 माइनस वाई माइनस आई एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई पूरा रायता नहीं फैलाते, मैंने कई बार बताया है कि हमें कौन सा पार्ट चाहिए, इसका हमें इमेजनरी पार्ट चाहिए। तो इसका इमेजनरी पार्ट कब मिलेगा, जब रियल का रियल में करते हैं तो रियल मिलता है, और इमेजनरी का इमेजनरी में करते हैं तो रियल मिलता है। तो हमें क्या करना है, रियल को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करना है और इमेजनरी को रियल से करना है।
मीन्स रियल को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करना है और इमेजनरी को रियल से मल्टीप्लाई करना है, तभी मिलेगा इमेजनरी पार्ट। ओके, ऑप्शन ए आ रहा है तुम्हारा। चेक करते हैं, चलो साथ में चेक करते हैं। तो मैं केवल इमेजनरी पार्ट लिख रहा हूँ, रियल पार्ट नहीं लिख रहा हूँ। रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट क्या आने वाला है, जब 2x प्लस 1 का आई एक्स में मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1 और इंटू में माइनस आई एक्स हो गया, और फिर 2i के साथ क्या आ जाएगा, 2i के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई, और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस हो जाने वाला है। अब यहाँ पर रियल को तो गोली मारो, रियल से तो हमें मतलब ही नहीं, हमें तो इमेजनरी पार्ट देखना है। तो आई कॉमन ले लेते हैं। आई कॉमन लेने के बाद ये माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और 2y का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2i और माइनस 2y स्क्वायर, ये आएगा इमेजनरी पार्ट। प्लस रियल पार्ट भी कुछ आएगा, उसको हटा देते हैं, उससे हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं, तो हम उसको क्यों सॉल्व करेंगे फालतू में। हमने तो बताया हुआ है कि डायरेक्ट अगर हमें सॉल्व करना हो कभी तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं कि हमें इमेजनरी का इमेजनरी में करते हैं तो रियल मिलता है, रियल का रियल में करते हैं तो रियल। अब रियल का इमेजनरी में कर रहे हैं और इमेजनरी का रियल में, तो इमेजनरी पार्ट हमको मिल गया। तो इमेजनरी पार्ट जो हमारा आया है वो कौन सा पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, और ये वाला जो पोर्शन आया इधर वाला, ये कौन सा है, रियल पार्ट है। आई के साथ जो मल्टीपल में है वो इमेजनरी पार्ट है। तो इसका जो है वो इमेजनरी पार्ट ऑफ क्या था, 2z प्लस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1, यही तो हमारा क्वेश्चन था। 2z प्लस 1 अपॉन आई जेड प्लस 1, यही हमारा क्वेश्चन था। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई है, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2i होल अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, -2। अगर हम ऊपर देखें तो कह रहा है इसके इमेजनरी पार्ट की वैल्यू -2 गिवन है। तो बस अब हमारा मेन मोटो क्या है, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2x स्क्वायर माइनस 2i स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2i इक्वल टू -2 और 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i और माइनस 2x स्क्वायर। तो -2x स्क्वायर तो पहले ही चला गया और मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस 2i स्क्वायर प्लस 4y, और यहाँ पर -2i स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2i, तो ये 2i स्क्वायर भी गायब। अब सबको वन साइड ले जाते हैं तो x प्लस 2i माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2i माइनस 2 इक्वल टू 0 कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो ये तो सी ऑप्शन है। ये तो सी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, फिर ये कैसे आया। ओके, चेक कर लिया, कोई गलती मिली क्या, यस। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब हम सीखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कुछ नई चीज़ें। ये भी हमारा 10th का ही पार्ट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं हेडिंग। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट हैं वो लिख लेते हैं, फिर हम उनको प्रूव भी करेंगे। एक मैं प्रूव करके बताऊंगा, बाकी 2 आपका होमवर्क हो जाएगा। हमें ये फॉर्मूला ही याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसको लर्न करना ही है। जैसे हम सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल को लर्न करते हैं वैसे इसको भी लर्न करेंगे। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए। द एरिया ऑफ ट्रायंगल
whose vertices are z, iz and z plus iz is half mod z स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का पहला फार्मूला होता है ये कि अगर हमारे पास इस टाइप की कोई कंडीशन गिवन है तो उसका फार्मूला होगा हाफ मॉड जेड स्क्वायर। अभी प्रूफ भी करेंगे क्यों होगा, अभी हम ये सारा लिख लेते हैं, फिर ये फर्स्ट वाला मैं प्रूफ करूँगा, सेकंड थर्ड आप प्रूफ करोगे। तो जब भी कभी कोई एक ऐसा ट्रायंगल दिखेगा जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक होगा जेड, एक के कोऑर्डिनेट होंगे जेड, बी के कोऑर्डिनेट होंगे आई जेड और सी का कोऑर्डिनेट होगा जेड प्लस आई जेड। कोऑर्डिनेट अभी हम निकाल देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें पता चल ही गया है, तो उसका फॉर्मूला जब हम डिराइव करके निकालेंगे तो हाफ मॉड जेड स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा अभी हम बात करते हैं। दूसरा इसी का एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेई ने पूछा और इसको लर्न करना क्यों ज़रूरी है अभी समझ में आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं होगा लेकिन हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई केस आता है तो हम सीधे विद इन हाफ मिनट या हाफ से भी कम मिनट में आंसर सीधे दे देंगे, क्योंकि हमको पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ मॉड जेड स्क्वायर होता है जब उसकी साइड्स जेड हो, आई जेड हो और जेड प्लस आई जेड हो। कैसे होता है अभी प्रूफ करते हैं। दूसरा भी यहाँ पर लिख लेते हैं, द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, और इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी वर्टिसेस, माइनस जेड कॉमा आई जेड एंड जेड माइनस आई जेड। ठीक है, जेड हो, माइनस जेड हो, आई जेड हो और जेड माइनस आई जेड हो, जेड माइनस आई जेड इज 3/2 है ये 3/2 मॉड जेड स्क्वायर, 3/2 मॉड जेड स्क्वायर। और थर्ड एक और लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are z omega z and z plus omega z is √3/4 mod z स्क्वायर। अब इसमें जो ओमेगा है वो क्या है वो भी लिख लेते हैं, वेयर ओमेगा इज, सबको पता है क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ये तीन फार्मूले हमारे इसमें काम आने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। तीन फार्मूले, जब जेड आई जेड और जेड प्लस आई जेड होगा तो हाफ मॉड जेड स्क्वायर, माइनस साइन से चेंज हो जाएगा तो फिर 3/2 मॉड जेड स्क्वायर। और थर्ड है कि अगर जेड ओमेगा जेड और जेड आई को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाले में, जहाँ जहाँ पे आई था वहाँ ओमेगा कर दिया, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये तो सबको पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब जरा फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं, ये दोनों तुम्हारे होमवर्क होंगे, ये दोनों तुम्हें प्रूफ करना है। फर्स्ट वाले को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ किस तरीके से। तो लिख लेते हैं फर्स्ट वाले को, नोट कर लिया सभी ने ये। ओके, तो एक ट्रायंगल हम लेट कर लेते हैं, उसके ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है वो क्या क्या उन्होंने गिवन किया हुआ है। एक है जेड, एक है आई जेड, ये ए है और ये बी है, और सी में है जेड प्लस आई जेड। तो एक काम करते हैं, हम जेड को कुछ लेट कर लेते हैं। इसके और भी मेथड है, सबसे इजी मेथड मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन बहुत इजी लगेगा। फिर एक और मेथड ही बताऊँगा।
उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ करके कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक एक मेथड ले लेते हैं। पुट कर दिया हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक तो z हो गया, तो z हो गया, ये a हो गया, तो a की कोऑर्डिनेट है z, तो a के कोऑर्डिनेट क्या बनने वाले हैं x कॉमा वाई, यही तो बनेगा। a के जो कोऑर्डिनेट है, a के z कोऑर्डिनेट और z की वैल्यू क्या हो जाएगी x कॉमा वाई, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट आ गए x कॉमा वाई। जो b है उसकी वैल्यू लिखी हुई है आई जेड, तो i से मल्टीप्लाई कर देते हैं z को, और z की वैल्यू खुद x प्लस आई वाई है, तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई स्क्वायर वाई मतलब माइनस वाई। तो इस b के कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, रियल कॉमा इमेजनरी, तो रियल है माइनस वाई कॉमा एक्स। तो a के कोऑर्डिनेट आ गए x कॉमा वाई, b के कोऑर्डिनेट आ गए माइनस वाई कॉमा एक्स। अब जरा c और चेक कर लेते हैं, c क्या आएगा। तो c के लिखे हुए कोऑर्डिनेट z प्लस आई जेड, दोनों को प्लस करना है। तो z की वैल्यू क्या आई थी x प्लस आई वाई, और आई जेड की वैल्यू आई है आई एक्स माइनस वाई। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और प्लस इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो जो c के कोऑर्डिनेट है वो क्या आने वाले हैं, जो c है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई। ये हमारा c के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आ गए। ए बी सी तीनों के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। सब जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, सभी ने पढ़ा हुआ है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 y3। फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ हाफ, और इसके बाद जरा इसको खुद से सॉल्व करके बताएं आप क्या बच रहा है। कैलकुलेशन है एक लाइन का, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप सॉल्व करें और बताएं। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन 2। हेलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। फिर से बोलना, पूरी बात फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस xy अपॉन 2। नहीं, हमको आंसर भी पता है कि हमको क्या लेके आना है। हमको सिर्फ ये लेके आना है जिसमें बचना क्या चाहिए, हमें पता है आंसर क्या आना चाहिए। हाफ मॉड जेड स्क्वायर लाना है, मतलब हमें हाफ लाना है, और अंडर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ इतना ही बचना चाहिए। चेक करो, देखो कैलकुलेशन चेक करो, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचना चाहिए, बाकी सब गायब होना चाहिए।
हाँ सर आ गया। ओके। हेलो। हाँ हाँ ठीक ठीक। पहले क्यों गड़बड़ करते भाई? यहाँ पर हाफ हो गया x1 की वैल्यू x हो गई, y2 माइनस y3 करेंगे तो x माइनस y3 करोगे तो माइनस x माइनस y हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू माइनस y है, और y3 माइनस y1 करेंगे तो x प्लस y माइनस y, और प्लस x3 की वैल्यू कितनी है x माइनस y, y1 माइनस y2 करेंगे तो y माइनस x हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो गया हाफ, x से x कट हो गया माइनस एक्स वाई, और यहाँ y से y कट हो गया तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई, और यहाँ पर क्या आएगा x माइनस वाई और y माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सही बात है ना, यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस एक्स है तो माइनस कॉमन लेंगे तो हाफ, मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ माइनस 2xy प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। और सबको पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो मॉडुलस के अंदर होता है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, अगर नेगेटिव आती भी है तो उसको हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस का आएगा लेकिन हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, और ये जो वैल्यू है ये मॉड जेड स्क्वायर है, तो हाफ मॉड जेड स्क्वायर। हमें आंसर भी पता है हमें क्या लेके आना है, तो पक्की बात है कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ किया है। तो हम ये फार्मूला क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमें इतना सा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो ये हमने किया है। क्वेश्चन एक लिख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं अपनी कहानी आज की। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन एक लिख लेते हैं जल्दी से। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the complex number minus z, iz और z minus iz is 600 square unit, then mod z is। अब देखो एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा अगर हमें फॉर्मूला पता है तो, और नहीं पता है तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ मॉड z की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ऑप्शन भी यहीं लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन है हमारे पास 10, 20, 30 और नन। फार्मूला हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, जो हमारा होमवर्क है वो दोनों क्वेश्चन हमको करने हैं, ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, और फार्मूला भी हमारे सामने है। तो बिल्कुल सही निकाला है, 20 आ जाएगा। फार्मूला हमारे सामने है कि अगर ये इस तरीके से ट्रायंगल बनता है तो उसका फार्मूला होता है 3/2 मॉड जेड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3/2 मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 600 है, तो ये 3 से कट कर देते हैं तो ये 200, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू 400, तो मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। बात खत्म। तो ठीक है, फिर आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। यहाँ तक आप अपना कंप्लीट करें और जो होमवर्क दिया हुआ है उसको सॉल्व करें। ओके बच्चों।